जय हिंद, वंदे मातरम। ये सब छोटी जीत के कारण ही संभव हो पाया। प्रसिद्ध संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कार्ल वेग लिखते हैं, छोटी जीत का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। यह एक सही क्रम में आगे नहीं बढ़ती। छोटी जीत से आप यह नहीं पता कर सकते कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंच गए हैं या नहीं। छोटी जीत भिन्न परिस्थितियों में छोटे प्रयोगों की भांति बिखरी हुई सी होती है, पर इन प्रयोगों से बाधाओं और अवसरों का पता चलता है। साथ ही ऐसे नए संसाधनों और बाधाओं की जानकारी भी मिलती है जो उस परिस्थिति के बनने से पहले अदृश्य थे। माइकल फेल्प्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बॉब वोमैन ने जब फेल्प्स और उनकी मां को मानसिक दर्शन और आराम की मूल आदतों पर काम करने के लिए कहा, तब उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे दरअसल क्या कर रहे हैं। वोमेन अपना अनुभव बाँटते हुए कहते हैं, हम तब तक अलग-अलग चीज़ों के साथ प्रयोग करते रहे जब तक किसी एक चीज़ से हमें लाभ नहीं होने लगा। आगे चलकर हमें ये एहसास हुआ कि हम जीत के छोटे क्षणों पर ध्यान लगाकर उनके द्वारा मानसिक ट्रिगर बना सकते हैं। हमने इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाया। हम तैराकी की हर रेस के पहले कुछ विशिष्ट श्रृंखलाबद्ध क्रियाएँ करते हैं। इनका उद्देश्य होता है फ्लैप्स में जीत का अनुभव पैदा करना। अगर आप फ्लेव से ये सवाल करें कि स्पर्धा से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वह कहेगा कि वह उस बारे में सोच ही नहीं रहा है क्योंकि वह केवल प्रोग्राम का पालन कर रहा है। लेकिन ये जवाब पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल उस समय फ्लेप्स की आदतें सक्रिय होती हैं। रेस शुरू होने तक फ्लेप्स अपने लक्ष्य का आधा मार्ग तय कर चुका होता है और हर कदम पर उसे जीत हासिल हुई होती है। उसके सारे स्ट्रेसर्स उसकी योजनानुसार ही हुए होते हैं। उसका वार्म अप भी वैसा ही होता है जैसा उसने अपने मानसिक दर्शन में देखा था। उसके हेडफ़ोन्स में वही संगीत चल रहा होता है जो उसने सोचा था। ये पूरी योजना उसने दिन की शुरुआत में ही बनाई थी और असल रेस इस योजना का केवल एक हिस्सा ही थी। वह इस योजना के हर कदम पर विजयी हुआ था, अतः रेस में जीतना इस पूरी प्रक्रिया का केवल सहज विस्तार था। बीजिंग में सुबह 9:56 का समय हुआ था। रेस में अब केवल 4 मिनट बाकी थे और फेल्प्स अपने शुरुआती बिंदु के पीछे खड़े धीरे-धीरे अपने पंजों पर उछल रहे थे। रेस की घोषणा करने वाले व्यक्ति ने फेल्प्स का नाम लिया। फेल्प्स हमेशा की तरह अपने शुरुआती बिंदु पर खड़े थे और फिर वे एक पायदान नीचे उतरे। वे 12 साल की उम्र से ही रेस होने से पहले एक पायदान नीचे उतरकर 3 बार अपनी बाएँ हवा में घुमाते थे। आज भी उन्होंने वही किया। वे एक बार फिर शुरुआती बिंदु पर आकर खड़े हो गए और अपनी मुद्रा में आ गए। इसके कुछ क्षणों बाद जैसे ही रेस शुरू होने की घोषणा के लिए बंदूक की गोली चली, वे पानी में कूद गए। पानी में जाते ही फेल्प्स जान गए कि आज कुछ गड़बड़ है। पूल का पानी उसके गॉगल्स के अंदर तक आ रहा था। फेल्प्स ये भी नहीं जानते थे कि उसके गॉगल्स में नीचे छेद था या ऊपर। उन्होंने इस उम्मीद में अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया कि यह छेद ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। लेकिन दूसरे मोड़ को पार करने तक उनके लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। फेल्प्स तीसरे मोड़ और आखिरी लैप तक पहुंच पाते इससे पहले ही उनके गॉगल्स में पूरी तरह पानी भर चुका था। अब फेल्प्स को ना तो स्विमिंग पूल के नीचे बनी लकीर नज़र आ रही थी और ना ही वो टी नज़र आ रहा था जिससे दीवार के करीब होने की सूचना मिलती है। वे ये भी नहीं देख पा रहे थे कि जीत के लिए कितने स्ट्रोक बचे हैं। फेल्प्स उस समय पूरी तरह दृष्टिहीन से हो गए थे। ओलंपिक के फाइनल में इस तरह की समस्या सामने आने से किसी भी तैराक के मन में खलबली मच सकती है, लेकिन फेल्प्स एकदम शांत थे। उस दिन भी बाकी सब कुछ फेल्प्स की योजना के अनुसार ही हुआ था। गॉगल्स में छेद होना उसकी योजना में एक छोटी सी रुकावट थी, जिसका सामना करने के लिए फेल्प्स पहले से तैयार थे। एक बार बोमन ने फेल्प्स को मिशिगन के स्विमिंग पूल में आंखें बंद करके तैरने के लिए कहा था। उनका कहना था कि फेल्प्स को हर अनपेक्षित परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। फेल्प्स अपने मानसिक दर्शन में जो दृश्य देखते थे, उसमें से कुछ एक में इस परिस्थिति का सामना करने की पूरी तैयारी थी। गॉगल्स खराब होने पर फेल्प्स क्या करेंगे, इसकी मानसिक तैयारी वे पहले ही कर चुके थे। अपना आखिरी लैप शुरू करते ही फेल्प्स ने अंदाजा लगा लिया कि इस लैप की समाप्ति के लिए करीब 19-20 स्ट्रोक की जरूरत है। उन्होंने गिनती शुरू की और आगे बढ़ते रहे। वे बहुत तेजी से तैर रहे थे और उनका मन बिल्कुल शांत था। जैसे ही उन्होंने आधा लैप पार किया, उन्होंने पूरी क्षमता लगाकर अपनी तैरने की गति बढ़ा दी। अपने प्रतिस्पर्धियों को पराजित करने की ये उनकी एक विशेष तकनीक थी। 18वें स्ट्रोक के बाद उन्हें लगने लगा कि स्विमिंग पूल की दीवार बस आने ही वाली है। वे श्रोताओं को चीखते हुए सुन सकते थे, लेकिन गॉगल्स में पानी भरा होने के कारण वे ये नहीं देख पा रहे थे कि श्रोता उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए चीख रहे हैं या फिर उनका कोई प्रतिस्पर्धी उन्हें पीछे छोड़
आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 19वां स्ट्रोक हुआ और फिर 20वां। अपने मानसिक मीडिया टेप से उन्हें लगा कि अभी तक एक और स्ट्रोक की आवश्यकता है। उन्होंने 21वें स्ट्रोक के लिए जैसे ही अपनी बाहें फैलाई, उनका हाथ स्विमिंग पूल की दीवार को छू गया। उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। वे पानी से बाहर आए और गॉगल्स उतारे। स्कोर बोर्ड पर माइकल फेल्प्स के नाम के आगे लिखा था WR यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड। फेल्प्स ने एक और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। इस रेस के बाद एक पत्रकार ने फेल्प्स से पूछा कि बिना देखे तैरते समय उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने जवाब दिया। जीवन भर की छोटी-छोटी जीतों में ये उनकी एक और सफलता थी। पॉल ओ'नेल को एल्कोआ का CEO बने 6 महीने हो चुके थे। एक बार एरिज़ोना के कारखाने के मैनेजर ने उन्हें देर रात फ़ोन किया। वे बहुत घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने बताया कि एक नवयुवक ने कुछ ही हफ्तों पहले कारखाने में काम शुरू किया था। वे अपने काम को लेकर बहुत ही उत्साहित था क्योंकि कारखाने के नियमों के अनुसार उसकी गर्भवती पत्नी को चिकित्सा सेवाएँ मिल रही थी। पर आज जब कारखाने की एक्सट्रूजन प्रेस बंद हो गई तो उस नवयुवक ने प्रेस को ठीक करने का प्रयास किया। उसने कूदकर प्रेस के इर्द-गिर्द बनी पीले रंग की सुरक्षा दीवार लांघी और आगे बढ़ा। प्रेस के अंदर 6 फुट का एक लंबा और शक्तिशाली मशीनी हाथ था, जिसके जोड़ में एल्यूमीनियम का एक टुकड़ा फंस गया था। इसी कारण मशीन बंद हो गई थी। उस नवयुवक ने एल्यूमीनियम का वह टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल दिया और मशीन ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही प्रेस शुरू हुआ, नवयुवक के पीछे लगा मशीनी हाथ गतिशील हुआ और सीधे आकर उसके सिर से टकराया। इससे उस युवक का सिर बुरी तरह कुचल गया और उसी क्षण उसकी मौत हो गई। घटना के 14 घंटे बाद ओ'नेल ने सभी कारखानों के अधिकारियों और एल्कोआ के पीटर्सबर्ग ऑफिस के सभी मुख्य अधिकारियों को बुलाकर आपातकालीन बैठक की। उन सभी ने दिन भर बार-बार वीडियो टेप देखकर और ढेरों रेखाचित्र बनाकर बड़ी मुश्किल से कागज पर इस हादसे की तस्वीरें बनाई थी, ताकि ये समझा जा सके कि इस दुखद घटना के पीछे क्या कारण थे। इन तस्वीरों का अध्ययन करने पर उन्हें हादसा होने के 1 दर्जन से भी ज़्यादा कारण नजर आए। उन्हें कारखाना के 2 मैनेजरों की गलती भी नजर आई, जिन्होंने उस युवक को दीवार लांघते हुए देखा पर उसे रोका नहीं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस युवक को ये बात ठीक से नहीं समझाई गई थी कि मशीन खराब होने का दोष मजदूरों का नहीं दिया जाएगा। उस युवक को यह सूचना भी ठीक से नहीं दी गई थी कि मशीन ठीक करने की कोशिश करने से पहले उसे अपने मैनेजर से बात करनी चाहिए। साथ ही हादसे का एक कारण ये भी समझ में आया कि चूंकि मशीन में ऐसे अत्याधुनिक सेंसर नहीं लगे थे जो किसी कर्मचारी की दीवार लांघकर मशीन के करीब जाने की स्थिति में मशीन को तुरंत बंद कर दे, इसलिए भी ये हादसा हुआ। ओनेल ने बड़ी गंभीरता से कहा, इस युवक की मृत्यु हमारे कारण हुई है। ये मेरी लीडरशिप की हार है। उसकी मौत का कारण मैं हूँ। हम सभी अधिकारी उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। कमरे में बैठे सभी अधिकारी अचंभे में पड़ गए। इसमें कोई दो राय नहीं था कि यह घटना बहुत ही दुखद थी, लेकिन एल्कोआ एक विशाल कंपनी थी जिसके मजदूर रोजाना गर्म धातु और आत्मघाती मशीनों के बीच काम करते थे और कभी न कभी एल्कोआ में ऐसी घटनाएं हो ही जाती थी। कंपनी की एक प्रमुख अधिकारी बिल ओ रुक के बताते हैं कि पॉल व्यापार की दुनिया से नहीं थे, वे अल्कोआ में एक बाहरी व्यक्ति थे। जब उन्होंने पद संभालते ही सुरक्षा की बात शुरू की थी, तभी से लोगों को उनकी कुशलता पर संदेह होने लगा था। हम सभी ने सोचा कि शायद वे कुछ दिनों तक इस विषय पर बात करेंगे और फिर इसे भूलकर किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे। लेकिन नवयुवक की मौत के बाद जो मीटिंग हुई, उसमें पॉल के शब्दों को सुनकर हर कोई हड़बड़ा गया। अब सभी को समझ में आ गया था कि ओनेल ने इस विषय को कितनी गंभीरता से लिया था। वे एक ऐसे मजदूर के लिए रात भर जाग रहे थे जिससे वे कभी मिले भी नहीं थे। इस क्षण के बाद ही कंपनी में असल परिवर्तन शुरू हुआ। इस मीटिंग के 1 सप्ताह बाद ही एल्कोआ के सभी कारखानों की सुरक्षा दीवारें भड़कीले पीले रंग में रंग दी गई। साथ ही नई सुरक्षा नीतियां भी बनाई गई। मैनेजरों ने सभी कर्मचारियों को कारखानों और मशीनों के रखरखाव के बारे में सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी को दोबारा सारे नियम समझाए गए और एक-एक सूचना विस्तार से साफ-साफ बताई गई, ताकि कोई भी कर्मचारी किसी मशीन को ठीक करने के लिए असुरक्षित तरीका न अपनाए। इस नई सतर्कता के चलते बहुत ही कम समय में दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से कम हो गई। इस तरह एल्कोआ को एक छोटी जीत का अनुभव मिल गया। इसके बाद एक बार फिर ओनेल ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक मेमो लिखा जो कंपनी के हर कारखाने और दफ्तर में भेजा गया। इसमें उन्होंने लिखा, मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी ने कंपनी में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भले ही अभी ऐसा हुआ सिर्फ 2 सप्ताह ही क्यों ना बीता हो, पर हमें इस बात की खुशी नहीं मनानी है कि हमने नियमों का पालन किया है या दुर्घटनाओं की संख्या कम कर ली है।
हमें तो इस बात की खुशी मनानी है कि हम सभी ने मिलकर कितनी सारी जिंदगियां बचाई है। इस संदेश से कंपनी के कर्मचारी इतने प्रभावित हुए कि कई कारखानों के मजदूरों ने ओनेल के मेमो की ढेरों प्रतियां बनाकर अपने अपने लॉकर में चिपका ली। एक कर्मचारी ने तो धातु गलाने के कारखाने की दीवार पर ओनेल का चित्र बना दिया। इस चित्र के नीचे ओनेल के मेमो का एक वाक्य भी लिख दिया गया। जिस तरह माइकल फेल्प्स के रूटीन्स का उनके तैरने से कोई संबंध नहीं था, पर वे उनकी सफलता का कारण थे। ठीक उसी तरह ओनेल की कोशिशों ने भी अपना असर दिखाया और ऐसे बदलाव लाए जिनका सुरक्षा से कोई सीधा संबंध नहीं था, पर वे कंपनी के रूपांतरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ओनेल बताते हैं कि मैंने मजदूरों से कहा कि अगर आपका प्रबंधन सुरक्षा के मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे मेरे घर पर भी फ़ोन लगा सकते हैं, ये मेरा नंबर। मजदूरों ने फ़ोन करना शुरू भी कर दिया, लेकिन वे दुर्घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि नए सुझावों के बारे में बात करना चाहते थे। एल्कोआ का एक कारखाना घरों में लगने वाली एल्यूमीनियम की पट्टियों का उत्पादन करता था। ये कारखाना कई वर्षों से मुनाफा हासिल करने के लिए जूझ रहा था। उसके अधिकारी पट्टियों के लिए उन रंगों का चुनाव करने की कोशिश करते जो उस समय चलन में होते, लेकिन वे इस काम में अक्सर चूक जाते थे। वे सही रंगों का चुनाव करने के लिए सलाहकारों पर लाखों डॉलर खर्च कर डालते, जिसके बाद 6 महीनों में ही गोदाम सूरजमुखी जैसे पीले रंग की पट्टियों से भर जाता और तभी अचानक बाजार में गहरे हरे रंग की पट्टियाँ की मांग बढ़ जाती। एक दिन एक छोटे पद पर काम करने वाले कर्मचारी ने ऐसा सुझाव दिया जो तुरंत जनरल मैनेजर तक पहुंचाया गया। उसका सुझाव था कि अगर कंपनी अलग-अलग रंग में रंगने वाली सभी मशीनों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर दे, तो वे ग्राहकों की मांग के अनुसार मशीन में भरे जाने वाले रंग को आसानी से बदल पाएंगे। इस सुझाव से एक ही साल में एल्यूमीनियम की पट्टियों के उत्पादन से कंपनी को दुगना मुनाफा होने लगा। ओनेल द्वारा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करके एक छोटी-सी जीत हासिल करने से कंपनी में इतना सकारात्मक माहौल बन गया, जिससे नई-नई कल्पनाओं और सुझावों को सामने आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एल्गोआ के एक अधिकारी ने बताया कि हमें बाद में पता चला कि रंगों की मशीनों को एक जगह इकट्ठा करने की ये कल्पना उस कर्मचारी के मन में पिछले 1 दशक से थी, लेकिन उसने कभी किसी को बताने की हिम्मत तक नहीं की। फिर जब कंपनी ने हर कर्मचारी से सुरक्षा के लिए सुझाव मांगे, तो उस कर्मचारी ने सोचा कि ये सुझाव भी देकर देखा जाए। बस फिर क्या था, हमें तो जैसे लॉटरी का टिकट ही मिल गया हो। पॉल ओनेल अपनी जवानी में एक सरकारी कर्मचारी थे। वहाँ उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिससे ये पता लग सके कि चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है। उस समय अधिकारियों के सामने सबसे गंभीर विषय था नवजात शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर। अमेरिका दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक था। इसके बावजूद वहाँ की नवजात शिशु मृत्यु दर यूरोप और दक्षिण अमेरिका से भी ज़्यादा थी। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा और भी ज़्यादा था। यहाँ ज़्यादातर शिशु जन्म के 1 साल के अंदर मर जाते थे। ओनेल को इसका कारण ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने दूसरी सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया और उन्हें नवजात शिशुओं की मृत्यु से जुड़ी सारी जानकारियों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। इसके बाद जब भी इन सरकारी एजेंसियों का कोई व्यक्ति इस विषय पर कोई जवाब लेकर ओनेल के पास जाता, तो वे उससे इसी विषय पर नए प्रश्न पूछने लगते। लोग उनके इस व्यवहार से परेशान हो चुके थे, पर वे तो बस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए ऐसा करते थे। वे हर समय सभी को नई चीजें सीखने और इस समस्या को और गहराई से समझने के लिए कहते रहते थे। एक अधिकारी ने बताया कि मैं ओनेल को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब आप मुझे कितना भी पैसा दें, मैं उनके लिए दोबारा काम नहीं करने वाला। अगर कोई उस इंसान के एक सवाल का जवाब दे देता था, तो वह उसके लिए 20 घंटे का काम और बढ़ा देता था। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।